हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग 12th मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और हर एक वीडियो में हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जो मैथ्स के हर एक चैप्टर से एक एक सवाल रहता है और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर एक वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक वीडियो में मैथ्स के हर एक चैप्टर का सवाल रहता है, रिवीजन भी होता है, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रहता है और यही चीज़ें एग्जाम में आपको बहुत ही काम देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो हमारा है। फिर से वही ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसका इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकालिए। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इनवर्स निकालना है तो रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, जिसे सारणिक कहते हैं। तो चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए का सारणिक। तो कुछ नहीं करेंगे, बस मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करिए, यहां पर प्लस माइनस प्लस सॉल्व करेंगे तो 1 को प्लस से करो 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये 18 माइनस 3 15 हो गया, करेक्ट है। 1 को माइनस से करेंगे तो -1, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 9 माइनस 3 6 हो गया। फिर आगे 1 को प्लस से करेंगे तो 1, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 1 माइनस 2 -1, यानी जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 15 माइनस 6 माइनस 1 यानी 8, है ना। 15 में से 6 गया 9, 9 में से गया तो 8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू था। अब हमें सबका बारी बारी, जितना भी एलिमेंट है सबका हमें बारी बारी कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे 1 का सहखंड। कैसे निकालोगे, तो 1 वाला रो हटा दीजिए, 1 वाला कॉलम हटा दीजिए, कितना बचा, जो बचा उसको सॉल्व कीजिए। 1 वाला रो हटा दोगे, 1 वाला कॉलम, तो जो बचा उसको सॉल्व कीजिए। कितना बचा है, 2 1 3 9। अब आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, आराम से सुनिए। जैसे ये मैट्रिक्स है, हाँ, अगर इस मैट्रिक्स का साइन लिखना होगा हर एक एलिमेंट का, तो यहां से प्लस स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे भी जाना हो शुरू में आप प्लस लिख के उल्टा घूम जाइए, जैसे प्लस माइनस प्लस लिए ना, तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब जैसे भी जाना हो आप शुरू में प्लस लिख के घूम सकते हैं। तो अब रीजन क्या है कि जैसे कोफैक्टर जब निकाला जाता है तो जो एलिमेंट प्लस साइन के जगह पे रहता है, प्लस साइन मतलब ये वाला प्लस नहीं कि खुद प्लस है, जो हम प्लस माइनस बोल रहे हैं, प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस, उसके हिसाब से जो प्लस के जगह पे रहता है उसका आंसर ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट माइनस के जगह पे रहा तो ये लिख के एक और एक्स्ट्रा बाहर से माइनस भी लगाएंगे। जैसे अभी हमने इस 1 का लिखा, तो 1 खुद प्लस के जगह पे था, तो 1 वाला रो हटा दिए, कॉलम हटा दिए, यही बचा, तो बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 में से 3 गया तो 15। लेकिन अगर इस 1 का अगर हम लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1,
अगर हम इस 1 का कोफैक्टर लिखेंगे तो इसका रो इसका कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 1 1 3 9 बचेगा। अब ये जो 1 है वो खुद माइनस के जगह पे है तो बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3 6 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ये हम बोलना चाह रहे हैं। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 इस वाले का, तो ये रो हटाओ देंगे कॉलम हटा दोगे तो कितना बचेगा 1 1 2 1 ये बचेगा। अब ये 1 खुद प्लस के जगह पे है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 1 - 2 यानी कितना आ जाएगा -1। अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 इस वाले 1 का, तो ये रो हट गया ये कॉलम हट गया तो क्या क्या बचा, बचा 1 1 1 9 बचा। अब बताइए यह 1 किस जगह पे आएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पक्का माइनस आएगा, तो माइनस के जगह पे है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 - 1 8 यानी -8 आ गया। फिर इस 2 का निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 इस 2 का, तो ये रो हटा दिए ये कॉलम हटा दिए, ये रो हटा दिए कॉलम, तो कितना बचा 1 1 1 9 है ना। अच्छा इसमें भी यही बचा था क्या, हाँ इसमें यही बचा था, यहां भी वही बच रहा है, ये रो हट गया ये कॉलम, तो कितना बचा 1 1 1 9। लेकिन जिस 2 का आप लिख रहे हो वो 2 प्लस के जगह पे आएगा, यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा, तो प्लस के जगह पे तो वही छोड़ देंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले का निकालो, अगले का निकालो। ठीक है 2 का हो गया कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालोगे तो 3 वाला रो खत्म कॉलम खत्म, तो कितना बचा 1 1 1 1। 3 खुद कहाँ है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो माइनस के जगह पे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस 1 का लिखिए कोफैक्टर ऑफ 1, तो ये रो हट गया ये कॉलम हट गया, तो फिर से 1, अच्छा इस 1 का लिख रहे हैं, इस 1 का है ना 1 2 3 का हो गया, तो ये रो हट गया ये कॉलम हट गया, तो 1 2 1 3 1 2 1 3। ये कहां पर आएगा, ये प्लस माइनस प्लस के जगह पर आएगा, वैसे ही छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा 3 - 2 1। फिर से कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 इस 1 की बात कर रहा है, तो ये रो हट गया ये कॉलम हट गया, कितना बचा 1 1 1 3 1 1 1 3 बचा, और ये माइनस का जगह पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, तो माइनस सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 1 -2 हो जाएगा। ठीक है चलिए लास्ट कोफैक्टर ऑफ 9 इसका लिखोगे तो ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, कितना बचा 1 1 1 2 1 1 1 2, और ये 9 प्लस के जगह पे हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वैसे ही छोड़ देंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सबका हमने कोफैक्टर निकाल दिया। ठीक है अब इसको पहले आप पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एडजॉइंट, जिसे हम लोग सहखंडज बोलते हैं एडजॉइंट, चलो हम उसको ए मान लिए थे। तो एडजॉइंट यानी सहखंडज निकालने के लिए जो भी आप कोफैक्टर निकाले उसको रखो रखो 15 - 6 - 1 15 - 6 - 1, उसके बाद -8 8 0 -8 8 0, उसके बाद 1 - 2 1 1 - 2 1। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, तो ये रो है जो कॉलम में आ जाएगा,
ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया। अब आपको इनवर्स लिखना पड़ेगा। तो भैया फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया है 8 आया है, यहां लिखो 8 इनटू एडजॉइंट कितना आया है 15 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 8 8 0 1 माइनस 2 1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए इसको। हाँ थोड़ा सा समय लगा इस क्वेश्चन पे क्योंकि एक एक क्वेश्चन का एक एक एलिमेंट का काम करना पड़ा था। चलिए एक बार कैलकुलेशन सब रीचेक कर सकते हैं आप चाहे तो। इसका चेक कर लेते हैं -8 16 और 0, तो 8 ही आ जाएगा। और इसका भी चेक कर लेते हैं 1 -2, तो 1 और 9 8, सही है। चलिए हो गया इस तरीके से, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक डिफरेंशिएशन का सवाल है ना। चलिए तो इनफाइनाइट सीरीज का जो क्वेश्चन होता है ये वही है। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, जैसे y लिख लो। अब इसको सोचो तो इसमें रिपीट कौन कर रहा है, इसको आराम से देखो। अब मन में इसको पढ़ो तो पता चलेगा रिपीट कौन हो रहा है। तो देखो तो ऐसा लग रहा है कि x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर बार बार आ रहा है, मतलब x का पावर रिपीट हो रहा है। तो जो चीज रिपीट करता है ना उसका एक पार्ट रहने देते हैं, अब बाकी के जगह पे फिर से क्या रख देते हैं y। तो भैया x का पावर रिपीट हो रहा है तो एक x को रहने दो, इस वाले x को रहने दो, अब बाकी की जगह फिर से क्या रख दो y, यानी दिखेगा ये x का पावर y। ऐसा जो चीज रिपीट करे उसका एक पार्ट रहने देना, बाकी सब के जगह पे फिर से y बैठा देना। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log y। यहां जैसे ही log लगाओगे तो पावर बाहर आ जाएगा, y इंटू log x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो log y का हो जाएगा 1/y dy बाय dx हो जाएगा बराबर, यहां लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का dc 1/x, फिर प्लस सेकंड को छोड़ो आप फर्स्ट का dc dy बाय dx। चलो dy बाय dx को एक तरफ ले आओ, तो 1/y dy बाय dx, ये प्लस में रहा है तो माइनस में log x इंटू dy बाय dx बराबर y/x। सही है। यहां से dy बाय dx कॉमन कर लीजिए जल्दी से। अगर आप dy बाय dx कॉमन करते हैं तो यहां बचेगा 1/y माइनस log x और ये y/x। सही है। चलिए अंदर वाले कैल्शियम ले लीजिए जल्दी से, तो dy बाय dx, अगर आप अंदर वाले कैल्शियम लोगे तो y यहां पे पहुंचेगा, यानी 1 माइनस y log x अपॉन y हो जाएगा इक्वल्स टू y बाय x। देयरफॉर dy बाय dx बराबर, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा भैया, जब डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो जैसे ही नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये y² हो जाएगा। अब बट्टे ऊपर वाला नीचे आएगा तो x इंटू 1 माइनस y log x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो यही प्रूफ भी करना था, प्रूफ भी हो गया। नोट कर ली जल्दी से इसको पॉज करके, है ना। ऐसे बनाते हैं,
करेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये रहा एक इंटीग्रेशन का सवाल है और खूबसूरत सवाल है। तो कैसे बनाया जाता है ये, कई बार स्टूडेंट इस सवाल के बारे में हमसे पूछते रहते हैं, देख लीजिए, है ना। ये सब पैटर्न होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल क्लास जब करते रहते हैं ना, तो इसमें ये सब पैटर्न हम समझाते हैं कि कैसे बनाते हैं। रूल क्या है, जैसे ये sec का पावर n है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sec n-1 इंटू sec, देख लो, मतलब टोटल पावर n में से एक बाहर कर लिए तो कितना बच जाएगा, n-1, है ना। मतलब टोटल पावर अगर 10 रहता तो 10 में से एक वो बाहर कर लेते, यहाँ कितना बचता, 9, वही काम किया। तो टोटल पावर n था तो n में से एक बाहर कर लिए तो यहाँ कितना बचा, n-1। अब बगल में tan थीटा पहले से है, सही है। कहोगे ऐसा क्यों की, अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। सेक थीटा का ये डीसी दिया हुआ है, तो जिसका डीसी दिया हुआ रहता है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है, उसको हम टी मान सकते हैं। तो सेक थीटा को टी मान लीजिए। अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा बराबर डी टी बट्टे डी थीटा। बाय क्रॉस करिएगा तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा, करेक्ट है। अब वापस उसमें पुट कर दीजिए। तो क्या था आपका क्वेश्चन, भैया सेक को आपने क्या माना है, टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर n-1 इंटू सेक इंटू टैन इंटू डी थीटा, सेक इंटू टैन इंटू डी थीटा कितना है, डी टी हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। अब ये तो पावर वाला इंटीग्रेशन हो गया भैया, तो पावर में एक ऐड करो, तब पावर में n-1 है, एक ऐड करोगे तो n आ जाएगा। पावर में एक ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो, अब प्लस सी। अब t माने थे सेक को, तो ये हो जाएगा कितना, सेक का पावर n थीटा बाय n, अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल बना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बढ़िया सवाल था, करेक्ट है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी एक इंटीग्रेशन का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए सबसे पहले हम इसको आई मान लेंगे और किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। किंग्स प्रॉपर्टी मतलब x को हटा के a प्लस बी माइनस एक्स रखना होता है, यानी π/4 माइनस एक्स हो गया। रखिए इसमें x के जगह पर, किंग्स प्रॉपर्टी ऐसे ही काम करता है। तो i बराबर 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस tan आ गया x के जगह पे π/4 माइनस एक्स रखना है, तो हमने रख दिया। आइए थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। कितना हो जाएगा ये, i इक्वल्स टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। i इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 log, एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस tan यहां पहुंचेगा, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan x dx। नेक्स्ट यहां आ जाइए, अभी सेकंड नहीं मान रहे, मानेंगे, अब लगता है मान लेते हैं। i बराबर 0 से लेकर के π/4 log, सवाल बढ़िया है ना, देख लीजिए। प्लस का tan माइनस का tan कट गया, ऊपर बचा 2, 2 अपॉन 1 प्लस tan, ये हुआ, सही है। चलिए अब आप इसको क्या कीजिए, सेकंड मान लीजिए।
किंग्स प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेकंड मानना जरूरी होता है। हाँ सर, सेकंड मान ली। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कीजिए। तो कैसे ऐड कीजिएगा? LHS वाला LHS वाले से ऐड होगा तो 2i हो जाएगा। RHS में इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर के π/4 कॉमन है। अब RHS वाला ये और RHS वाला ये ऐड होगा। ये log 1 प्लस 10x अब प्लस log 2/1 प्लस 10x। ठीक है, ये समझ रहे हो क्या कि हम इसको और इसको ऐड किए तो LHS वाला LHS वाले से ऐड हुआ तो 2i, RHS वाले में 0 से लेके π/4 इंटीग्रेशन कॉमन था, फिर ये प्लस हमने ये किया। अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा। तो 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर के π/4। अब देखिए ये लॉग और ये लॉग प्लस में है, मतलब log m प्लस log n है। तो log m प्लस n का मतलब होता है log m इंटू n। log m इंटू n मतलब इस सामने वाले को और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो करोगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, बच कितना आ जाएगा? log 2। मेरी बात को समझे क्या? log m प्लस log n है तो log m इंटू n करोगे, मतलब एक log लिख के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ कौन बच जाएगा? log 2 बच जाएगा। यस सर, तो हो जाएगा कितना? 2i log 2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर में बच जाएगा dx जिसका इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/4। चल कितना हो जाएगा ये? 2i इक्वल्स टू log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो सिर्फ π/4 बचेगा। और लास्ट का जो स्टेप है ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर हो जाएगा, जैसे ये 2 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ तो π/8 हो जाएगा, इंटू में log 2 पहले से था। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, हमको लगता है इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब बस किंग्स प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सवाल खत्म हो जाता है। पॉज कीजिए और नोट कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, यह एक सवाल है एरिया का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का अनुप्रयोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व। इसका एरिया चाहिए। पहले इसका ग्राफ खींचो, पहले से ग्राफ खींचो। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ये हमारा ओरिजिन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ खींचना है, इसका खींचना है। तो यहां दो वेरिएबल में से किसी एक का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर है लेकिन y का नहीं है। ये पक्का पैराबोला है। अब सवाल है कि इस पैराबोला का ग्राफ होगा कैसे, है ना? अगर यहां पे ये 3 नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता तो एक्स स्क्वायर बराबर y का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता और y पर चला जाता, लेकिन कहां से? ओरिजिन से जाता। कहां से जाता? ओरिजिन से जाता। लेकिन ठीक है, ओरिजिन से जाता क्या? हाँ, अगर x 0 रखोगे तो x रखोगे 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक है, -3 आ जाएगा, y बराबर -3।
तो -3 से शुरू होगा ग्राफ का, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर y है तो पक्का तो ये y पर जाएगा, क्योंकि जिसका स्क्वायर नहीं था ग्राफ उसी पर जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर y है तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है यहां से ऐसे करके, ठीक है, उसके साथ में +3 है, तो +3 है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कैसे होगा ग्राफ। आइए बात करते हैं इससे पहले, ठीक है। तो अगर हम इसमें अगर ग्राफ को प्लॉट करके देखें, अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y आ जाएगा -3, y कितना आ जाएगा -3। लगता है क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या जी हम, कि यहां वाला डेटा और वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर ले क्या, ये डेटा इससे मैच नहीं कर रहा है। ग्राफ तो हो ही जाएगा, वो आराम से खींच लेंगे, थोड़ा नीचे स्लाइड करके खींच लेंगे, लेकिन थोड़ा मिला लेते हैं क्वेश्चन। 1 सेकंड रुक जाइए, तो 1 सेकंड रुक जाइए, मिला लेते थोड़ा सा, नहीं तो बिना मतलब के आंसर में परेशान हो जाइएगा। और मैच नहीं करे, कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अरे भाई 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है बस इतना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है बस। मतलब इसको देख के हम यहाँ पे 3 शायद लिखते वक्त लिख दिए होंगे, तो ये ग्राफ है। ओ चलिए आइए शुरू कर लेते इसको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो ये तो पक्का है पैराबोला है, वाई का स्क्वायर नहीं है तो वाई पर जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, हो गया। चलिए उसके बाद y बराबर 3, तो y बराबर 3 यही होगा, मान लेते हैं ये होगा y का वैल्यू 3 यहां पर। फिर y बराबर 4, y बराबर 4, ये है y बराबर 4, इसी के बीच का एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, 3 से लेकर के 4 के बीच का ये वाला एरिया चाहिए। तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों पार्ट का एरिया आ जाएगा। यस सर। चलिए तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 3 से लेके 4 तक, तो 3 से 4 ये हम y का वैल्यू लिए हैं, तो यहां पर x dy लिखना पड़ेगा, x dy लिखना पड़ेगा, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए 2 3 से लेकर के 4, निकालो x का वैल्यू यहां से, √y हो जाएगा इंटू dy। चलिए 2 3 से लेकर के 4, √y का मतलब हुआ y का पावर हाफ dy। अब कर लीजिए इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा कितना 2, y का पावर हाफ का मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में जोड़ोगे 3/2, उसी से डिवाइड करोगे 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक है भैया, 3 से लेके 4 तक है, 3 से लेके 4 तक है, करेक्ट है। कितना हो जाएगा ये 3/2, 2/3 पलट के लिखा गया तो 4/3 हो जाएगा। चलिए अपर लिमिट पुट करो तो 4 का पावर 3/2 हो गया, और लोअर लिमिट 3 पुट करो तो 3 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3, और ये 4 का पावर 3/2 8 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, जैसे 4 का पावर 3/2 है तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखिएगा, अब पावर में 3/2 पहले से है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का पावर 3 यानी कितना आ जाएगा 8, यानी 8। ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा तो 3/2, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका आंसर यहीं पे रह जाएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये सवाल भी हमारा बन जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, पहले ग्राफ बना लिए, इसमें y का स्क्वायर नहीं था तो y पर ग्राफ जाएगा, फिर y बराबर 3, y बराबर 4, 3 से 4 के बीच के लिए 3 से 4 जो है y का वैल्यू है, तो फॉर्मूला के अनुसार x dy लिखना पड़ेगा, फिर x का वैल्यू यहां से निकाल कर रख के और नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिए। चलिए नोट कीजिए इसको।
आइए, यह एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का सवाल है, सॉल्व करना है नॉर्मली। चलिए, तो पहले tan y dx इसको उधर लिख लीजिए, माइनस tan x dy। अब क्या कीजिए, जिधर dx है उधर x वाला रखिए और जिधर dy है उधर y वाला रखिए, तो क्या होगा, x वाला इधर आ जाएगा तो ये 1/tan x dx हो जाएगा, y वाला इधर जाएगा तो -1/tan y dy हो जाएगा। तो 1/tan का मतलब कितना हो जाएगा, cot x इंटू डी एक्स माइनस कॉट y इंटू डी वाई। अब कर लीजिए दो तरफ इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, इसका लॉग ऑफ मॉड साइन वाई, सब कोई लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में लगाइए, लॉग सी हो जाएगा। चलिए, लॉग साइन एक्स, ये माइनस में जरा ले प्लस में, लॉग साइन वाई इक्वल्स टू लॉग सी हो जाएगा। अब देख लीजिए, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू एन होता है, लॉग m इंटू एन मतलब साइन x इंटू साइन y इक्वल्स टू लॉग c हो जाएगा। दोनों तरफ से लॉग हटा दोगे तो साइन x इंटू साइन y इक्वल्स टू c हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, नोट कर लीजिए, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, आइए बात करते इस क्वेश्चन का। हाँ, ये एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यह एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देख लीजिए। प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड, मतलब वेक्टर से प्रूफ करना है, दैट द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के कारण जो कोण होता है वो समकोण बनता है, ऐसा सिद्ध करना है, लेकिन वेक्टर मेथड से, ठीक। अर्धवृत्त के कारण, सेमी सर्कल के कारण जो एंगल बनता है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का बनता है, ये प्रूफ करना है सेमी सर्कल के कारण। तो चलिए, एक सर्कल है और आपको पता है सेमी सर्कल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा और नीचे वाला पार्ट मिटा देना होगा। देख लीजिए, बन गया हमारा ये सेमी सर्कल। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि इस सेमी सर्कल के कारण, सेमी सर्कल बताइए इसी डायमीटर के कारण बना है, तो इस डायमीटर का एक एंड ये है, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरा एंड ये है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तब प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो 90 का है, सेमी सर्कल के कारण ये जो एंगल बना है ये वाला, ये 90 का है, प्रूफ करना है। सही है, ये कैसे होगा देख लीजिए। चलिए, हम इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम क्या मानोगे, m मान लो, और इसको o मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए थोड़ा सा, आइए, हो गया, ठीक है। अगर आप ठीक से देखोगे बहुत सारी बात ऐसी, इसको पहले वेक्टर बना लो। कैसे बनाओगे, इसको हमको एंगल किसके किसके बीच चाहिए, एम ए और एम बी के बीच का एंगल चाहिए, एम ए और एम बी के बीच का एंगल चाहिए। तो चलिए, एम ए ऐसे बना लेते हैं, और ये ओ ए हो गया, और ये, ठीक है, और ये ऐसे ओ बी ऐसे हो गया और एम बी ऐसे हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया हम, ये
तो आपको पहले से सेमी सर्कल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ था, ये वाला एंगल 90, ये जो m है ना ये 90 प्रूफ करना है। तो MA में ऐसे एरो लगा दिए, OA में ऐसे एरो लगा दिए, MO में ऐसे और MB में ऐसे और इसमें ऐसे। हमको एंगल चाहिए MA और MB के बीच का, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझने की चीजें, इस फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर नहीं दिक्कत तो समझिए। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल देखिए MOA, ये ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जिस वेक्टर का हेड पर हेड और टेल पर टेल हो वो बाकी का सम होता है। तो किसका हेड पर हेड टेल पर टेल है? तो भैया MA का। तो वेक्टर MA जो है वो बाकी का सम होगा, मतलब किसके बराबर होगा? MO प्लस MO प्लस OA के बराबर हो जाएगा। MO प्लस OA के बराबर होगा। चलो इसको मान लो फर्स्ट, नहीं तो रहने दो इसको, रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और ट्रायंगल है, देख लो, इन ट्रायंगल बगल में देख लो MOB है। तो ट्रायंगल MOB के हिसाब से इसी में अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो ये है जिसका हेड पर हेड और टेल पर टेल है, ये MB, टेल पर टेल और हेड पर हेड है, यानी वेक्टर MB जो है वो किसके बराबर होगा? MO प्लस OB के बराबर, MO प्लस OB के बराबर होगा क्या? अब एक बात यहां पर समझने लायक है, ध्यान दीजिएगा, इसी में, इसी स्टेप में, MB वाले में सॉरी, MB बराबर MO। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो OB है, ध्यान सुनो, ये OB और ये OA दोनों रेडियस है। OB का लेंथ और OA का लेंथ बराबर है, मतलब OB का मैग्नीट्यूड OA का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। OB इधर है और OA इधर है। मतलब अगर OB को OA के बराबर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बस माइनस से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि OB का डायरेक्शन और OA का डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी OB को लिखना होगा तो माइनस OA हम लिख सकते हैं, माइनस OA लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि OB का और OA का रेडियस है तो मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो सेम हुआ, केवल डायरेक्शन अपोजिट था, तो OB को लिख दिए हम माइनस OA, हो गया। चलो अब क्या कीजिए, एंगल चाहिए किसके किस बीच का? MA और MB के बीच का। तो MA का और MB का डॉट निकालो, निकालो तो MA और MB का डॉट। तो बताइए MA का जो वैल्यू है वो MO प्लस OA है और MB का जो वैल्यू है वो MO माइनस OA है। आप ठीक से देखें तो ये A प्लस B डॉट A माइनस B जो कहता है कि भैया A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ठीक से देखिए MO कौन है? MO देखो ये रेडियस है, मतलब ये रेडियस का स्क्वायर हुआ, ये रेडियस का स्क्वायर हुआ, फिर माइनस OA कौन है? OA ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस का स्क्वायर हुआ। और आपको पता है सर्कल का रेडियस तो सेम ही होता है, यानी ये दोनों माइनस हो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि MA डॉट MB 0 आया, और दो वेक्टर का डॉट 0 तब आ सकता है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर, यानी MA और MB है परपेंडिकुलर, यानी ये जो MA है और ये जो MB है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल M है वो कितना हुआ होगा? 90। ये जो एंगल M है वो कितना हुआ होगा? 90।
तो प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। अगर ज्यादा यहां है तो आप लिख सकते हैं प्रूफ दैट, फिगर बना करके लिख दीजिएगा कि प्रूफ दैट एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही है क्वेश्चन, बढ़िया है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से पॉज करके। ठीक है, नोट कीजिए, बढ़िया सवाल था। और है क्या इसमें? ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही पे रखेंगे, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और भी कुछ बेहतरीन सवाल के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही प्यारा लगा होगा, आपके हित का हुआ होगा। तो जरूर अगर आपके फायदे का है तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट कीजिएगा मित्र। अगर आपके फायदे का है या लग सकता है कि बाद में भी हमारे जूनियर्स जो भाई हों या आपके बहन हो या आपके दोस्त हों जिनको फायदा हो सकता है, तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करने की कोशिश कीजिएगा ऑफिसर्स मैथ्स के लिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स। धन्यवाद।